नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों में से कई लोगों के परिजन साइट पर ही डटे हुए हैं। प्रशासन की टीमें और परिजन मजदूरों से लगातार संवाद कर रहे हैं। वहीं मजदूर भी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी मशीन के द्वारा अब सुरंग के मलबे में 24 मीटर तक ड्रिलिंग कर 4 पाइप डाल दिए गए हैं। अब 5वें पाइप को डालने के लिए वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही बैकअप में इंदौर से एक और मशीन मंगवाई गई है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहां पर इंजीनियर और वैज्ञानिक हर कोई काम कर रहा है। पाइप करीब 25 मीटर तक डाला गया है। काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। पीएम मोदी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहां पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहां पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। और बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहां पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, क्योंकि NHAI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार इस महीने के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। सीएम धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। वहीं इससे पहले राज्य में UCC पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सरकार को UCC के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए। इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकि सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। सरकार जल्द ही राज्य में UCC को लागू करेगी और ये राज्य पहला देश का राज्य होगा जहां UCC लागू होगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उत्तराखंड सरकार बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत नई स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत निजी और कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियम 2003 की धारा 4 और 9 में संबंधित वाहन स्वामियों को नए वाहन के पंजीयन के समय मोटर वाहन कर से छूट प्रदान करने के निर्णय लिए गए हैं। वहीं देहरादून RTO सुनील शर्मा के अनुसार फिलहाल अपनी गाड़ियों को स्क्रैप रुड़की के RVSF में जाकर करवाया जा सकता है। वहीं देहरादून में भी एक RVSF निर्माणाधीन है जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारे परिवहन विभाग ने जैसा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि उत्तराखंड के अंदर एक नई स्क्रैप पॉलिसी डिफाइन करी गई है जो कि 7 नवंबर 2023 से लागू करी गई है। इसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो कॉमर्शियल हो, वो लोग अपनी गाड़ियों को RSVF के माध्यम से कबाड़ में बेच सकते हैं। उनको ना सिर्फ RVSF से उनको पैसे इस चीज के मिलेंगे, साथ में सरकार की तरफ से उन्हें कुछ छूटें प्रदान करी जा रही है। जैसे कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी को अगर स्क्रैप कराता है, रजिस्टर्ड व्हीकल जो स्क्रैप फैसिलिटी है वहां से, तो उनको 25% टैक्स में छूट, वन टाइम टैक्स में छूट, जो कि अधिकतम 50,000 रुपए तक हो सकती है। बस शर्त यह है कि गाड़ी उसी कैटेगरी की होनी चाहिए।
उधर कांग्रेस ने जिला सम्मेलन शुरू कर दिया है। ऐसे में आज रुद्रप्रयाग में जिला सम्मेलन हो रहा है, वहीं कल चमोली में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के अनुसार प्रदेश भर में कांग्रेस का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। पार्टी कार्यकर्ता इन सम्मेलनों के लिए बेहद उत्साहित हैं। 18 तारीख को पौड़ी में सम्मेलन होगा, उसके बाद टेहरी संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे 21 और 22 तारीख को। इसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, बूथ कमेटी के अध्यक्षों को और बीएलएस को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हर बूथ से 3-3 व्यक्तियों को हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। उधर पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वार जनगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम पौड़ी स्मृति परमार ने जनगणना के लिए तैनात लोगों को घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के इस दौरान निर्देश दिए हैं। सर्वे को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवा दी गई है, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने राज्य में नशा मुक्ति के लिए नियमावली बनाई। नियमावली को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में पहल की है और राज्य के भीतर नशा मुक्ति केंद्रों में बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है, जिससे बच्चों को नशा मुक्त किया जा सके। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि इसके लिए बाकायदा नियमावली को बनाने, उसमें सुझाव देने के लिए शासन को नियमावली भेजी जा चुकी है, जिस पर जल्द ही सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके सकारात्मक प्रभाव भी राज्य में देखने को मिलेंगे। देखिए, बाल दिवस दीपावली के कार्यवश हमने जो है 20 तारीख को टिहरी में मना रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है आयोग के सभी कार्यक्रमों के, उसके तहत है। और इस बार का हमारा ध्येय साइबर क्राइम को रोकना और नशा मुक्ति से बच्चों को लाभ दिलाना है कि वो लोग नशे से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसमें ट्रेनिंग्स के लिए हमने शिक्षा विभाग और शासन को एक वाइट पेपर दे रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स और इस तरह की वर्कशॉप्स को कंपलसरी करके अभिभावकों को और बच्चों में इसके प्रति चेतना की हम अलग जगा सकें। उधर राजधानी देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया है। लूट के 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। रोजाना पुलिस नए नए दावे कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जिन अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में लूट की है वो कौशाम्बी में रुके थे, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की माने तो ये 2 लोग अपराधियों को चोरी की गाड़ियां उपलब्ध और पैसों के ट्रांजैक्शन में मदद किया करते थे। इसके अलावा अपराधियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकाने पर दबिश दे रही है। जिन लोगों को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, जो 9 तारीख की जो घटना रिलायंस में हुई थी, इस संबंध में लगातार हमारी टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जो उनका जो हाइड आउट था, जहां पर वैशाली में ये लोग घटना से पूर्व जो प्लानिंग करते थे, उस पर भी हमारे द्वारा रेड की गई है, जिसमें से जो 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि उनको लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे और पैसों के ट्रांजैक्शन में उनकी हेल्प करते थे। तो इसी से रिलेटेड 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इस तरीके की प्लानिंग में जब ये लोग प्लानिंग करते थे तो जो चोरी की गाड़ियाँ या OLX पे गाड़ियाँ खरीद करके उनका ही इस्तेमाल इस तरीके की घटनाओं में किया जाता था। इस गैंग द्वारा कई जगह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में भी इस तरीके की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। उधर उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल के 12 चरण पूरे हो गए हैं, जिसके तहत अब तक 4611 खोए हुए लोगों को अपनों से मिलवाया जा चुका है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के खोए हुए
बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को तलाशने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन स्माइल 12 चरण पूरे कर चुका है। इसी साल 1 सितंबर से शुरू हुए 12वें चरण में उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल से जुड़े पुलिस जवानों ने रिकॉर्ड 1356 लोगों को तलाश कर उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया है। इन 1356 लोगों में 265 बच्चे, 488 पुरुष और 603 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार द्वारा साल 2015 में चलाए गए ऑपरेशन में अब तक 4611 लोगों को अपनों से मिलवाया जा चुका है। इस दौरान अशोक कुमार ने इस ऑपरेशन स्माइल की सफलता पर सभी ऑपरेशन स्माइल में काम कर रही पुलिस टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा चलाए गए एक कैंपेन से लोगों के चेहरे पर पुलिस मुस्कान लाने में सफल हुई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद की कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों ने कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन में काम करके काफी खुशी मिली है, क्योंकि इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस का मानवीय पहलू भी सामने आया है। वहीं ऑपरेशन स्माइल के जरिए अपने परिजनों से मिलने वाले लोगों ने उत्तराखंड पुलिस की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद किया। एक्चुअली मैं सुनीता सिंह चिल्ड्रन होम केदारपुरम देहरादून से अधीक्षिका हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे पास रेस्क्यू होके आते हैं, कुछ भटक के आते हैं, जो कि अपना पता, अपने माता पिता का नाम वगैरह सब कुछ बताने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे समय में जब ऑपरेशन स्माइल हमारे होम में पहुंचती है तो वो बच्चों से बात करती है, उनसे वो जो भी क्लू बच्चे देते हैं उसको उस जगह पे ट्रेस आउट करते हैं। तो 90% हम लोग को सफलता उसमें मिलती है कि बच्चों के माता पिता या जो भी उनके परिजन है, माता पिता नहीं है तो उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कांटेक्ट हो जाता है बच्चों का, और फाइनली बच्चे अपने परिवार के साथ रेस्क्यू हो जाते हैं। और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि बच्चे अपने परिवार में वापस चले गए। दीपावली के बाद से लगातार शहर भर में अस्थमा के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदूषण बढ़ने से अस्पतालों में ओपीडी में सांस, अस्थमा, फेफड़े और गले की समस्या के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहीं इस मामले पर दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा, क्योंकि लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है, इसके अलावा दीपावली पर प्रदूषण भी देखने को मिलता है और त्योहार के सीजन पर लोग इस दौरान काफी परेशान भी होते हैं, इसलिए इस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सीएमएस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ठंड से बचें और लगातार पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और अपने डॉक्टर की सलाह पर दवाई भी लेते रहें। और अब बात पौड़ी की करेंगे, जहां पर ब्लैक मेलरों के चंगुल से फंसी महिला को इस दौरान लाखों के गहने गंवाने पड़े हैं। दरअसल ये महिला ब्लैकमेलर्स के चंगुल में फंस गई थी। पौड़ी तहसील क्षेत्र की एक महिला को ब्लैकमेलर्स के चंगुल में फंसा कर लाखों रुपए के गहने इस दौरान गंवाने पड़ गए हैं। मामला तहसील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दरअसल 12 नवंबर को अपनी ससुराल से लापता चल रही महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों ने 14 नवंबर को तहसील प्रशासन को दी। अभी प्रशासन द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही थी कि अचानक महिला अपने ससुराल वापस लौट आई। महिला ने बताया कि ब्लैकमेलर्स उसे काफी परेशान कर रहे थे, उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की इस दौरान धमकी दे रहे थे और इसके एवज में ही महिला से 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। महिला अपने कीमती गहने लेकर दिल्ली तक जा पहुंची, जहां एक ऑटो ड्राइवर को उसने कीमती गहने दे डाले और फिर उसे ससुराल वापस लौट जाने के लिए कहा गया। महिला के ससुर ने बताया कि 50,000 के गहने उन्हें गंवाने पड़े, जिस पर अब तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुंडों के द्वारा कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कि तेरे को हम इस सोशल मीडिया में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, इस तरह से, और उसको टॉर्चर कर रहे थे। और घर से जो है कि जेवर लेके भी उसमें जो एक गुलोबंद है, एक लॉकेट है, नथ है, झुमके हैं और मंगलसूत्र है और मांग टीका, पैजेबी, ये अंगूठी है, ये लगभग 4-5 लाख रुपए जो उसकी कीमत हुई, ये लेके गई है और उसके साथ धोखा हो गया। वो बता रही कि मैं दिल्ली तक गई और किसी टेम्पो वाले को दिए, उसने 50,000 दिए और उसमें एक गौतम गुप्ता नाम का है, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। उसके पास उन्हें पैसे लेके उसको बोल रहा तो घर जा ले मिला उसका कोई नहीं। वो स्टेशन बोले कि दिल्ली स्टेशन पे मैंने
दिल्ली स्टेशन पे मैंने इनको ये गए ने पकड़ा है और वहाँ से मैंने गूगल पे करके उसके बाद सीधा बस में रातों रात में घर आ गए। और उधर सिक्किम में आई आपदा के दौरान लापता हुए मंगलौर के निवासी सैनिक का शव 43 दिन बाद रेस्क्यू के दौरान मिला। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी के अनुसार मंगलोर क्षेत्र के रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता की यूनिट 16 में तैनात थे। सिक्किम में आई आपदा के दौरान वो अपनी यूनिट के साथ वहां बचाव कार्य में गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से सिक्किम आपदा में लापता हो गए। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लापता होने के 43 दिन बाद अब रेस्क्यू के दौरान उनका शव बरामद हुआ है। शव की स्थिति बेहद खराब थी और शिनाख्त करना भी काफी मुश्किल था। ऐसे में शव का डीएनए कराया गया और परिजनों से डीएनए मैच होने पर शिनाख्त प्रदीप कुमार के रूप में पाई गई। वहीं आज सैन्य सम्मान के साथ उनका शव मंगलोर के उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जी बहुत बड़ा काम बेटा था साहब, बहुत हिम्मत का काम करा इस लड़के ने, बहुत जिद्दा लड़का था साहब। यहाँ भी आता था, बहुत शेर रहता था, यहाँ भी बहुत अपने काम धंधे में बहुत चौकस था लड़का मेरा, और बहुत शरीफ लड़का था साहब। ऐसा लड़का वाकई में नहीं मिलता ढूंढने से भी। बहुत अच्छा बच्चा था। मैं ये कहूँगा कि ये लड़का मेरा ही ट्रेंड किया हुआ एक सैनिक था और मेरी पलटन में, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कमांड में रहा है। ये लड़का एक बहुत ही करैक्टरी, बहुत ही सज्जन और सेना के प्रति बहुत वफादार था। तो परसों इनके पैर से पहचान हुई, इनके पैरों की, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से खराब हो रखी थी, तो पैरों से पहचान हुई और फिर उसको क्लियर किया गया, सर्टिफाई किया गया। ये सितंबर 2011 में भर्ती हुए थे और लगभग अभी 13 साल सर्विस रनिंग चल रही थी। उधर राजधानी देहरादून के अग्निशमन विभाग में कई साल पुराने फायर वाहन संचालित हो रहे हैं, जो कि आग पर काबू पाने में 100% सक्षम नहीं है। हालांकि फायर विभाग में तैनात कर्मचारियों की सूझबूझ से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिससे कि कहीं पर आगजनी की घटना पर काबू न पाया जा सके। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में अग्निशमन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब राहत भरी खबर ये है कि फायर विभाग ने फाइल तैयार कर शासन और हेडक्वार्टर को भेज दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द फायर विभाग को कई साल पुराने वाहनों की जगह अब नए वाहन मिल पाएंगे, ताकि फायर विभाग और मुस्तैदी के साथ काम कर सके। वहीं वीबी यादव अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की बीते साल से भारी कमी चल रही है। हालांकि जल्द ही इन कमियों को भी पूरा करने के लिए कहा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी महीने तक फायर विभाग को तमाम कर्मचारी मिल जाएंगे, ताकि बीते कुछ सालों से चल रही कर्मचारियों की कमी की भरपाई हो सके। उधर पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में फेंकने वाले शख्स को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 9 नवंबर को युवती का शव चंडी देवी मंदिर के रास्ते पर मिला था। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी अजय और उसकी पत्नी पूजा दोनों बदायूं के रहने वाले हैं। दोनों यहां सिरकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे। इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन रहने लगी और इसलिए अजय ने पूजा को चंडी देवी मंदिर ले जाने के बहाने रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पूजा का शव शामपुर थाना क्षेत्र के चंडी देवी मंदिर के रास्ते में मिला। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुराग मिलने पर बदायूं के रहने वाले आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त है अजय, ये कुछ समय पूर्व यहाँ रह रहा था और ये युवती को एक वाइफ के तौर पे यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण ये इसको चंडी देवी मंदिर मार्ग पर ले जाके इसने इसकी हत्या करी। उसके बाद ये बदायूं भाग गया था। क्योंकि पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था तो बदायूं हमारी टीम गई और आसपास और यहाँ से कुछ जो भी इनपुट्स थे इनको साथ में लेते हुए इस व्यक्ति को जब ये दोबारा यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया दिवाली के पास, तो इसको यहाँ से पकड़ा गया और इसके द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया है।
और उधर थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में विगत रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा चंदन की लकड़ी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए दिनेशपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में भी चंदन की लकड़ी चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिनेशपुर के वार्ड नंबर 9 निवासी विमल राय के घर के पास स्थित तालाब के किनारे से चोर एक चंदन का पेड़ काटकर ले गए और अन्य पेड़ों को भी काफी नुकसान किया। वहीं काटे गए चंदन पेड़ों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा करते हुए दिनेशपुर थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा चंदन की लकड़ी के 12 इंच लंबे गिल्टे को बरामद किया गया है। वहीं आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं आरोपी के खिलाफ जनपद नैनीताल और उत्तर प्रदेश में लकड़ी की तस्करी के अन्य अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं आरोपी जनपद नैनीताल में चंदन की लकड़ी चोरी करने पर हल्द्वानी जेल में 1 महीने की जमानत पर बाहर आया है और अत्यधिक रकम वसूलती थी, क्योंकि चंदन की लकड़ी वैसे ही महंगी लकड़ियों में से एक है, तो उस हिसाब से लाखों में इसकी कीमत जाती है। तो ये तस्करी करना इनके लिए एक पेशा बन गया था, जिससे अत्यधिक आय ये अर्जित कर सके। और ये अभी हमने इससे जो एक काले रंग के बैग में लोहे की आरी, एक बड़े लोहे की रेती, 1.5 मीटर नायलॉन की रस्सी, एक वसूली और एक जो लकड़ी का गिल्टा जो ये अपने साथ लेकर गए थे 42 इंच का, वो बरामद किया गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।